हाँ तो दोस्तों, क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? एक मेहनती किसान लेंचो, एक तबाह कर देने वाली हेल स्टॉर्म और भगवान पर उसका अटूट विश्वास। Welcome to Next Gen Narrators. यहाँ क्लास 10 इंग्लिश मिलती है easy explanations और emotional storytelling के साथ। आज हम समझेंगे अ लेटर टू गॉड। ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, होप, फेथ और ह्यूमैनिटी की। फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल एक्सप्लेनर। तो यार, बोर्ड एग्जाम्स एकदम सर पर हैं, राइट? टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम अ लेटर टू गॉड और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो सुपर इंपॉर्टेंट पोएम्स की एक धमाकेदार मास्टर क्लास शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये रिवीजन आपके कॉन्सेप्ट्स को लिटरली क्रिस्टल क्लियर कर देगा। फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, द स्टॉर्म एंड द फेथ। सेकेंड, ए क्विक पॉप क्विज ऑन मेटाफर्स। थर्ड, The Letter and the Irony. Fourth, लिंचो का कैरेक्टर एनालिसिस। फिफ्थ, फ्रॉस्ट की पोएम्स और लास्ट में एक फाइनल एग्जाम पॉप क्विज। लेट्स गो। Alright, so starting with part 1, the storm and the faith. सो इमेजिन करो एक बिल्कुल अकेला घर जो एक लो हिल के क्रेस्ट यानी पहाड़ी की चोटी पर है। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर लेंचो रहता है। आपकी टेक्स्ट बुक उसे लिटरली एन ऑक्स ऑफ अ मैन कहती है। मतलब वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह बिल्कुल दिन रात मेहनत करता था। उसकी कॉर्न की फसल एकदम तैयार थी और उसे बस एक अच्छी बारिश का इंतजार था। और यू नो व्हाट, जब आसमान में बड़े बड़े बादल दिखे और पहली बूंद गिरी ना, तो वो इतना खुश हुआ कि उसने इन बूंदों को न्यू कॉइन्स बुला दिया। बट हियर इज वेयर द स्टोरी फ्लिप्स। ये स्लाइड इस कॉन्ट्रास्ट को ब्रिलियंटली दिखाती है। एक ही झटके में उम्मीद कैसे तबाही में बदल गई। जिसे वो न्यू कॉइन समझ रहा था, अचानक तेज हवा आई और ओलों ने मतलब हेलस्टोन्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन्हीं ओलों को आयरॉनिकल तरीके से फ्रोजन पर्ल्स या न्यू सिल्वर कॉइन्स कहा गया है। 1 घंटे तक ओले गिरे और पूरा का पूरा खेत ऐसा सफेद हो गया जिसे नमक से ढक गया हो। लेंचो की पूरी मेहनत लिटरली मिट्टी में मिल गई। Okay, moving on to section 2. Time for a quick pop quiz on metaphors to test your memory. सो मेरा सवाल आप सबसे ये है, लेंचो ने उन बड़ी बारिश की बूंदों को स्पेसिफिकली 10 सेंट पीसेस यानी पैसों से क्यों कंपेयर किया था? मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ खुद सोचने के लिए। 3, 2, 1। सोचा आपने? वेल, इसका जवाब है मेटाफोर। मेटाफोर एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ हम दो अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं। लेंचो को अच्छे से पता था कि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी और ऑफ कोर्स पैसा आएगा। इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को सीधा सिक्कों से कंपेयर कर दिया। ये मेटाफोर समझना आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, तो इसको ध्यान में रखना। Next up, section 3, the letter and the irony. तूफान के बाद जब खेत में कुछ नहीं बचा, लेंचो के पास सिर्फ एक सहारा था, उसका अटूट अनक्वेश्चनिंग विश्वास गॉड पर। तो उसने क्या किया? उसने लिटरली भगवान को एक लेटर लिख डाला, डायरेक्टली 100 पैसोज मांगते हुए। अब आपके चैप्टर के स्टार्ट में ना रियल वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस प्रोसेस बताई गई है। जैसे पहले मनी ऑर्डर काउंटर पर जाना, 50 पैसे का फॉर्म खरीदना, डिटेल्स भरना और क्लर्क को पे करना। ये रियल वर्ल्ड सिस्टम समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी आगे की स्टोरी इसी पोस्ट ऑफिस पर घूमती है। अब सोचो, जब ये अजीब सा लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो वहां क्या हुआ होगा? ये जो पोस्टमास्टर साहब थे, जो कि एक फैट एमिएबल यानी मोटे और काफी मिलनसार इंसान थे, पहले तो वो जोर से हंसे, पर अचानक इस किसान के डीप फेथ को देखकर वो सीरियस हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए, वो लेंचो का भरोसा टूटने नहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी सैलरी से और दोस्तों से चंदा इकट्ठा करके 70 पैसों जमा किए और रिटर्न एनवेलप पर सिर्फ एक शब्द का सिग्नेचर किया, गॉड। अगला संडे आया और लेंचो को अपना एनवेलप मिल गया। अब आप खुद सोचिए, क्या वो भगवान से पैसे पाकर खुश हुआ होगा? क्या लगता है आपको? वेल, बिल्कुल नहीं। जब उसने पैसे गिने तो उसे 100 की जगह सिर्फ 70 पैसोज मिले और खुश होने के बजाय भाई साहब गुस्से से आग बबूला हो गए। और पता है, ये एग्जैक्ट पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए आयरनी का एक एब्सोल्युटली परफेक्ट एग्जाम्पल है। आयरनी का मतलब ही होता है ऐसी सिचुएशन जो एक्सपेक्टेड नतीजे के बिल्कुल ऑपोजिट हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, जिन्होंने अपना पैसा देकर लेंचो की मदद की, उसी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को लेंचो ने चोर यानी बंच ऑफ क्रुक समझ लिया।
आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में आयरनी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सेम स्टोरी प्लॉट यूज कर सकते हैं। Alright, Section 4. Character Analysis. Let's break down Lencho's character. एग्जाम्स में लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना लेंचो के ये कैरेक्टर कीवर्ड्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। पहला, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब वो एक इनक्रेडिबली हार्डवर्किंग किसान था। दूसरा, नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग फेथ, उसका भगवान पे एकदम मासूम और अटूट भरोसा था। तीसरा, लिटरेट, जानवरों की तरह खेतों में काम करने के बावजूद उसे पढ़ना लिखना आता था। और आखिरी, अनग्रेटफुल, जिस तरह उसने मदद करने वालों पर ही शक किया वो दिखाता है कि वो दुनिया के मामले में कितना नाइव था। अपनी आंसर शीट्स में इन एग्जैक्ट टर्म्स को यूज करना मत भूलना। Moving on to Section 5, Robert Frost's poems Dust of Snow and Fire and Ice. अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं पोएट्री की तरफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खासियत ही यही है कि वो बहुत ही सिंपल एवरीडे चीज़ों के अंदर एक लार्जर सिग्निफिकेंस छुपा देते हैं। इस टेबल को देखिए। फायर एंड आइस पोएम में फ्रॉस्ट ने ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए नेचर की इन दो डिस्ट्रक्टिव ताकतों का यूज़ किया है। फायर यानी आग दिखाती है ह्यूमन ग्रीड, लस्ट और क्रूअल्टी को, वहीं दूसरी तरफ आइस यानी बर्फ रिप्रेजेंट करती है कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी और हेट्रेड को, और ये दोनों ही फोर्सेस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। चलते हैं हमारे तीसरे पॉप क्विज की तरफ। डस्ट ऑफ स्नो वैसे तो एक बहुत ही छोटी सी पोएम है, पर क्या आपको याद है वो कौन सा स्पेसिफिक छोटा सा एक्शन था जिसने पोएट के बुरे दिन को, जिसे वो र्यू या रिग्रेट कर रहे थे, अचानक से अच्छा कर दिया? ट्राई टू रिकॉल द सीन फॉर अ सेकंड। यहाँ एक बार फिर हमें ब्रिलियंट आयरनी देखने को मिलती है। पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, जो कि लिटरली एक पॉइजनस पेड़ होता है। उस पर एक कौवा यानी क्रो बैठा था, जिसे हम लिटरेचर में यूजुअली एक डार्क या नेगेटिव सिंबल मानते हैं। लेकिन जब उस क्रू ने पेड़ को हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो कवि पर गिरी, तो कवि का उदास मूड अचानक एकदम खुशी में बदल गया। द एग्जैक्ट एक्शन ऑफ द स्नो फॉलिंग चेंज्ड हिज डे कंप्लीटली। नेगेटिव सिंबल्स ने मिलकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। एंड ऑनेस्टली यही तो इस पोएम का मैजिक है। And finally, Section 6. The final exam pop quiz. Let's see how much you've absorbed. ये सवाल थोड़ा डीप है, तो ध्यान से सुनना। सिर्फ स्टोरी के बेसिक प्लॉट लाइन को मत सोचिए, उसकी थीमैटिक डेप्थ पर जाइए। टेक्स्ट के अनुसार लेंचो की स्टोरी में ऐसी कौन सी दो अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव बताए गए हैं? ये डायरेक्ट आपके NCERT एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस में से है, तो इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपने गेस किया ह्यूमंस वर्सेस नेचर, तो आप बिल्कुल सही हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट यही है, जब वो भयंकर हेलस्टॉर्म आया और उसने फसल बर्बाद कर दी। वो दिखाता है नेचर का कहर और इंसान की बेबसी। पर जो दूसरा और ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है, वो है ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस। ये कॉन्फ्लिक्ट तब सामने आता है जब लेंचो उन्हीं इंसानों पर शक करता है जिन्होंने एक्चुअली उसकी मदद की थी। अपने आंसर्स में इन दो ड्यूअल कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट जरूर करना। मैं गारंटी देता हूं you'll स्कोर मेजर मार्क्स। तो यार, हम आज का ये एक्सप्लेनर लेंचो के इस आखिरी हाईली आयरॉनिक स्टेटमेंट के साथ रैप अप करते हैं। डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। यहाँ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है, क्या अनक्वेश्चनिंग फेथ होने का मतलब ये भी है कि आप में ग्रैटिट्यूड यानी एहसानमंदी भी होगी? कहानी से तो यही पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। ऑल दी एब्सोल्युटली वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और इस लर्निंग जर्नी में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।